हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं समर्पण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं करंट अफेयर की एक सीरीज जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो हम एक वीडियो में एक करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो भी हम शुरू करते हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। जो आज का हमारा करंट अफेयर टॉपिक है वो है चाइनाज प्रपोज डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना ने एक डैम प्रपोज किया है, एक बांध प्रपोज किया है। कहां पे? आपके ब्रह्मपुत्र रिवर पे। जब ये चाइना में फ्लो कर रही थी तो वहां पे इन्होंने प्रपोज किया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे इस डैम के बारे में, चाइना इस मेगा प्रोजेक्ट को क्यों बनाना चाहता है और इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं। तो 25 दिसंबर को चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, जो कि यारलुंग सांगपो रिवर पे बनेगा। यारलुंग सांगपो रिवर जो है ब्रह्मपुत्र का ही नाम है और वो इस नाम से तिब्बत रीजन में जानी जाती है। तो ये जो डैम बनेगा, जब ये बन जाएगा तो इसकी कैपेसिटी जो होगी वो 60,000 मेगावाट की होगी और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा। और जो इस समय का जो वर्ल्ड का सबसे प्रेजेंट टाइम पे जो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि चाइना की यांगसी रिवर में बना है। उसके 3 टाइम बड़ा होगा, 3 टाइम इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करेगा आगे चल के। और 2020 के अराउंड ये जो प्रोजेक्ट था वो चाइना का जो 5 ईयर प्लान था, 14th 5 ईयर प्लान, उसमें इंक्लूड किया गया था। जैसे हमारे यहाँ भी पहले 5 ईयर प्लान होते थे, वैसे ये चाइना में आज भी होते हैं। तो 2020 में चाइना अपना 14 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था, जिसकी डेट है 2021 से 2025। इसमें इस प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया था। अब आइए हम जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट है क्या? जो ब्रह्मपुत्र है वो एक ट्रांस बाउंड्री हिमालयन रिवर है, मतलब कि वो एक से ज्यादा कंट्रीज के बीच में फैली हुई है पूरा रिवर सिस्टम। और 4 राइपेरियन कंट्रीज में ये पूरा रिवर सिस्टम, जिसमें ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडेड है, वो फैली हुई है। वो कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं? इंडिया, चाइना, भूटान और बांग्लादेश। चाइना जो है वो अपर मोस्ट राइपेरियन कंट्री है, क्योंकि ये जो रिवर है वो यारलुंग सांगपो, ये कहां पे ओरिजिनेट हुई है? वो तिब्बत या तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में ओरिजिनेट होती है। और तिब्बत से यारलुंग सांगपो बहती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और वहां पे ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करके साउथ में ऐसे बेंड करती है और अरुणाचल प्रदेश में आती है। जैसे ये है यारलुंग सांगपो, वेस्ट टू ईस्ट बह रही है, यहाँ पे ये साउथ की तरफ टर्न करती है, साउथ की तरफ बेंड करती है और इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है वहां पे ये एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग जानते हैं सियांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जब ब्रह्मपुत्र असम के प्लेन्स में एंटर करती है, तब यहाँ पे 2 ट्रिब्यूटरीज की आके और जुड़ जाती हैं, जिनका नाम है दिहांग और लोहित। और ये दिहांग, लोहित और सियांग, ये तीनों मिलके बनाती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, जिस नाम से इस रिवर को असम वैली में जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र रिवर फाइनली आपकी यहाँ पे फिर साउथ में टर्न करती है और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जहां पे इसको जमुना नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में ये बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। जो लोकेशन है इस डैम की, वो जो चाइना का 14th 5 ईयर प्लान में जो मेंशन किया गया है लोकेशन को, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि चाइना प्रपोज कर रहा है कि इस ग्रेट बेंड रीजन में हम बनाएंगे। इस जहां पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर अपने डायरेक्शन में बेंड करती है, साउथवर्ड टर्न लेती है, उसको ग्रेट बेंड रीजन करते हैं, क्योंकि यहीं पे ही ब्रह्मपुत्र रिवर स्टीप माउंटेन से नीचे भी आती है, ठीक है, अपनी हाइट भी डिक्रीज करती है। तो इस ग्रेट बेंड रीजन पे ही चाइना ने प्रपोज किया है कि यहाँ पे हम अपना डैम बनाएंगे जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट होएगा। और इस रीजन को, जहां पे ये साउथवर्ड बेंड लेती है, ग्रेट बेंड लोकेटेड है, ये जो एरिया है इसको बोला जाता है मेडोंग काउंटी। ये चाइना की एक काउंटी है, शहर टाइप से समझ लीजिए। मेडोंग काउंटी में ये ग्रेट बेंड लाई करता है। जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि अभी चाइना गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किया है, स्मॉलर डैम्स बन रहे हैं इस रिवर पे, और अपस्ट्रीम जहां पे बनने वाला उसके अपस्ट्रीम एरिया में लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहे हैं। वो ये शो करता है कि जो ये प्रोजेक्ट है वो एडवांस्ड प्लानिंग स्टेज में है। और
विजिबल कंस्ट्रक्शन हम लोग को कुछ टाइम के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। चाइना इस मेगा प्रोजेक्ट को क्यों चाहता है? अब मेन क्वेश्चन है कि चाइना यहाँ पे इस प्रोजेक्ट इतना बड़ा डैम बनाने से कुछ इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना चाहता है कि यहाँ पे हम इस डैम को बनाएं या कंस्ट्रक्ट करें। तो उसके लिए चाइना का लॉजिक क्या है? एक तो जो चाइना खुद बोलता है वो ये है कि ये जो डैम है ये चाइना को हेल्प करेगा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से मूव अवे करने में, और चाइना को नेट कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने में बाय 2060 तक हेल्प करेगा, अचीव करने में ये हेल्प करेगा। मतलब चाइना अगर नेट कार्बन न्यूट्रल नेशन बनना चाहता है 2060 तक, तब ये डैम उसके लिए जरूरी है। और फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो फ्यूल्स है, मतलब फॉसिल फ्यूल बेस्ड जितने भी उसके प्रोजेक्ट्स हैं, कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह, अगर चाइना जो है उन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से मूव करना चाहता है तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाइना जो है वो मानता है कि वो क्लीन एनर्जी सोर्स है। और यहाँ पे चूंकि ब्रह्मपुत्र रिवर का स्टीप डिसेंट हो रहा है, तेजी से ऊपर से नीचे आ रही है रिवर, तो यहाँ पे ये बेस्ट लोकेशन है जहां पे वो एक बहुत बड़ा डैम बना सकता है, ताकि जो एनर्जी मिलती है इस रिवर के तेजी से डिसेंड करने से, उस एनर्जी को वो यूटिलाइज कर सके और अल्टीमेटली एक जो उसके पेरिस क्लाइमेट के कमिटमेंट्स हैं उनको अचीव करने में, और एक फॉसिल फ्यूल फ्री कंट्री करने में, जिसको नेट कार्बन न्यूट्रलिटी हम लोग बोलते हैं, वो अचीव करने में उसको हेल्प मिलेगी। लेकिन उसके अलावा एक और रीजन भी है जिसको चाइना बोलता नहीं है, लेकिन बाकी के जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो बता रहे हैं कि टू टेम अ रिवर गॉन रोग। फिलिप बॉल एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है वाटर किंगडम अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ चाइना। उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि जो चाइनीज हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो यारलुंग जांगपो को एक रोग रिवर के बारे के रूप में देखा जाता है। रोग रिवर का मतलब ऐसा रिवर, रोग का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज जो कि हाथ से फिसल गई हो, बेकाबू हो गई हो। तो यही उन्होंने रिवर के पर ब्रह्मपुत्र के ऊपर भी लगाया है, यार्लुंग गांगपो को भी लगाया है कि ये रिवर जो है वो हाथ से बेकाबू हो गई है और रोग बन गई है। उसका कारण क्यों है? उसका कारण यह है कि जितनी भी चाइना की बड़ी रिवर्स है उनका जो फ्लो है वो हमेशा, चाइना का मैप उठा के देखेंगे तो वो ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसमें यांगजी है, आपकी हवांग हो है, रेड रिवर है, ये सब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही होती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, यालुंग जांगपो है जो है, उसको हम लोगों ने देखा कि वो भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रही थी, वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट जाते जाते वो एकदम से साउथ में टर्न कर जाती है, और साउथ में टर्न जब करती है तो इंडिया में एंटर कर जाती है। तो इसलिए चाइनीज हिस्ट्री में इसको बोला जाता है रिवर गॉन रॉन्ग, जो कि ऐसी रिवर जो कि हाथ से बेकाबू हो गई हो। तो चाइना इस समय ये चाहता है कि हम मेगा डैम, जैसे बड़े बड़े डैम्स बना के इस रोग रिवर को डिसिप्लिन कर सके, इसको काबू में ला सके, अपने हाथों में पकड़ सके, मतलब इसको इसको कंट्रोल कर सके। और जिसकी वजह से ये जो चाइना की ज्योग्राफी में एनोमली प्रोड्यूस हुई है उसको वो करेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सही करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन चाइना के जो हिस्ट्री में इस रिवर को इसी रूप में देखा जाता है कि ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही थी, जैसे जब बाकी की रिवर्स है चाइना में, और एकदम से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते करते ये साउथ में कैसे मुड़ जाती है। तो आज की डेट में जो चाइना की अंदर की थिंकिंग होगी वो यही है कि हम इस बेकाबू हुई रिवर को कैसे कंट्रोल कर सके। तो ये चाइना के रीजन है इस डैम को बनाने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि इंडिया के लिए कंसर्न क्या है। अब इतना बड़ा डैम अगर बनेगा तो ऑब्वियसली जो ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो है फ्रॉम चाइना टू इंडिया वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर में बल्क ऑफ वाटर जो है वो तिब्बत और तिब्बत से आता है। तिब्बत रीजन में जो ग्लेशियर है वहीं स्नो मेल्ट करके इसको बल्क ऑफ वाटर प्रोवाइड करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें जो पानी आ रहा है चाइना की तरफ से, उसको क्या कहते हैं, कम कम वो कम किया जा सकता है। और एक बार चाइना एक इतना बड़ा डैम बना सकेगा जो कि ठीक इंडिया की बाउंड्री पे लोकेटेड है, तो वो फिर क्या होएगा, वहां से जो चाइना है वो इंडिया के पानी के ऊपर
कंट्रोल कर सकता है। और पानी के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है कि वो आगे फ्यूचर में चल के इंडिया को डरा और धमका भी सकता है कि अगर आप हमारी बात ये नहीं मानोगे, वो नहीं मानोगे, तो हम ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोक देंगे। तो इस वजह से जियो पॉलिटिकल चैलेंज है इंडिया के लिए, जियो पॉलिटिकल रिस्क है ये। उसके साथ साथ इकोलॉजिकल रिस्क और बायोडाइवर्सिटी रिस्क तो है ही। इतना बड़ा डैम अगर बनता है तो इंडिया के मॉनसून पैटर्न्स और जो इस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। और सरफेस वाटर लेवल जो रिवर में जो पानी है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। उसके लिए भी कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस है। मतलब इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर जब आएगी, एंटर करेगी, तो उसका पानी काफी कम हो चुका होगा। कम जब पानी होगा तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर से ही मेनली आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पानी डिराइव करते हैं, तो उनके लिए पानी कम हो जाएगा इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और उसके साथ साथ आपके ड्रिंकिंग वाटर सब चीज के लिए। तो वहां की जो कम्युनिटीज हैं वो इम्पैक्ट होंगे, वहां के रहने वाले इससे परेशान होंगे आगे चल के। कोई रिवर जब फ्लो करती है तो ना केवल पानी लेके आती है, अपने साथ बहुत सारा सिल्ट भी लेके आती है। सिल्ट मतलब मिट्टी के छोटे छोटे कण, और ये जो होते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्रूशियल होते हैं। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र का जो वाटर फ्लो है उसको रोका जाएगा, तब ये उसके साथ आने वाला सिल्ट भी, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम हो जाएंगे। और जब ये कम हो जाएंगे तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, आसाम वैली में, वो इम्पैक्ट होगा। उसके साथ साथ जो रिवर फ्लो में चेंज होंगे, जो पानी आ रहा है, क्योंकि पानी केवल इंसानों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पानी जो है रिवर में रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी थी वो, और रिवर के फ्लड प्लेन में रहने वाली बायोडाइवर्सिटी के लिए ये पानी इंपॉर्टेंट होता है। जब चाइना ये पानी रोक देगा तो हमारे यहाँ इकोलॉजिकल कंसर्न होंगे और बायोडाइवर्सिटी इस रीजन की वो भी इम्पैक्ट होगी। और ये सब चीजें जो है अल्टीमेटली डाउन स्ट्रीम इंडिया में और बांग्लादेश में रहने वाली एग्रेरियन कम्युनिटीज, जो ऐसी कम्युनिटीज या फिर जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं, हमारी फूड प्रोड्यूसिंग जो पॉपुलेशन है जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, वो इम्पैक्ट होगा, उनकी लाइफ इम्पैक्ट होगी, उनकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा, वो बेरोजगार हो सकती है। ठीक है, तो इससे हमारा अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये रीजन जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट इकोलॉजिकली फ्रेजाइल और अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। अभी रिसेंटली ही इस एरिया में नेपाल के बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। तो इतना बड़ा डैम अगर आप इस अर्थक्वेक प्रोन रीजन में बनाया जाएगा तो क्या होगा, वो कभी भी अर्थक्वेक की वजह से रप्चर हो सकता है, टूट सकता है, और उसकी वजह से जो डाउनस्ट्रीम नेशंस हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, वहां पे बहुत ही ज्यादा हैवी फ्लडिंग हो सकती है। और दूसरी एक चीज होती है रिजर्वॉयर इंड्यूस सीस्मिसिटी। वैसे तो ये एरिया अपने आप में बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन है, लेकिन इतना बड़ा डैम बनाने का मतलब है कि वो इस डैम के लोड की वजह से भी जो अर्थ के सरफेस के नीचे जो प्लेट्स हैं, जो फॉल्ट्स हैं, वो एक्टिवेट हो सकते हैं। और वो इस इतने बड़े, क्योंकि इतना ज्यादा पानी को ये होल्ड करेगा वहां पे रिजर्वॉयर, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा जो वहां की अर्थ क्रस्ट है, कि एक अर्थक्वेक इस डैम की वजह से ही एक बड़ा सा अर्थक्वेक आ सकता है यहाँ पे। और मॉडर्न टाइम का जो सबसे बड़ा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक आया है, वो 1950 का मेडोंग अर्थक्वेक है, जो कि जिसको हम लोग असम तिब्बत अर्थक्वेक भी बोलते हैं, जिसने क्या कहते हैं, जिसका एपिसेंटर मेडोंग, तिब्बत में मेडोंग जगह है, वहां पे था, और वहां पे आया था। कई हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। और इस अर्थक्वेक के जो डिजास्टर्स इफेक्ट हैं वो असम और बांग्लादेश तक फील किए गए थे, क्योंकि रिवर के कोर्सेस चेंज हो गए थे, लैंडस्लाइड्स वगैरह काफी आई थी। तो ये इसकी वजह से ये जो डैम इस पर्टिकुलर लोकेशन में बना रहा है चाइना, वो इंडिया के लिए एक कंसर्न है। अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या क्या है इस अपनी कंसर्न को रेज करने के लिए या फिर अपनी आपत्ति बताने के लिए। एक अम्ब्रेला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू है, जिसमें सारी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के ऊपर है, वो इंडिया और चाइना की जो जितनी भी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है उनके ऊपर एक अम्ब्रेला एमओयू दोनों कंट्रीज ने साइन रखा है। उसके अलावा दो सेपरेट एमओयूज भी हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए और सतलुज रिवर के लिए। जो ब्रह्मपुत्र रिवर वाला एमओयू है
वो हर 5 साल में उसको रिन्यू करना पड़ता है। दोनों कंट्रीज उसको हर 5 साल में फिर से साइन करती हैं। ये 2023 में लैप्स कर गया था। और जल शक्ति मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए तो अभी ये उस पर आपको लिखा मिलेगा कि रिन्यूअल प्रोसेस इज स्टिल ऑन गोइंग थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, मतलब अभी भी इसको रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 में लैप्स कर गया लेकिन अभी तक रिन्यू नहीं किया जा सका है। जो अम्ब्रेला एमओयू है वो 2013 में साइन किया गया था और उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, मतलब वो हर 5 साल में लैप्स नहीं करता। लेकिन एट प्रेजेंट इस एमओयू ये भी मतलब डिफंक्ट पड़ा है, इसके अंदर भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसके अलावा चाइना और इंडिया के बीच में एक और मैकेनिज्म है जिसको बोला जाता है एक्सपोर्ट लेवल मैकेनिज्म, मतलब दोनों कंट्रीज के जो हाइड्रोलॉजिकल एक्सपोर्ट होते हैं वो मिलते हैं, बैठते हैं, अपनी कंसर्न एक दूसरे शेयर करते हैं और डेटा का भी शेयरिंग होती है। ये 2006 में स्टैब्लिश करी गई थी, तब से चल रहा है ताकि जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है उसको डिस्कस किया जा सके और दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर किया जा सके। लेकिन इंडिया के बीच में कोई भी, इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रीटी नहीं है ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के ऊपर, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी या गंगा ट्रीटी जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ऐसी एक ट्रीटी की जरूरत है, लेकिन ऐसी ट्रीटी है नहीं क्योंकि चाइना जो है वो ऐसी ट्रीटी को साइन नहीं करना चाहता। चाइना जो है वो ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को साइन नहीं करना चाहता है जिसमें उसको मेजर कमिटमेंट देनी पड़े, कुछ बहुत बड़ा उसको कमिटमेंट अपनी तरफ से देनी पड़े, वो ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। इसलिए ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट रिवर्स के लिए, वो इंडिया और चाइना में के बीच में साइन नहीं हुआ है। और इसके अलावा भी एक 1997 में यूएन कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस, ठीक है, ये इसका नाम है, जो कि 1997 से फोर्स में आया था। यूएन कन्वेंशन है, फुल एक बार नाम फिर से बोलता है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस। ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। लेकिन एक दुखद बात यह है कि ना इंडिया ने इसको साइन किया है, ना इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ना चाइना इसका सिग्नेटरी है। उसके साथ साथ इवन भूटान और बांग्लादेश भी इसके सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन दोनों अभी तक इसके जो की फीचर्स हैं उससे मानते थे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं है कि चाइना जो है वो इसको मानेगा ही मानेगा। जो चाइना से अगर कभी भी इंडिया कुछ रेस करता है कि हमको कंसर्न है आपके इस डैम से, इस प्रोजेक्ट, तो कभी भी रेस करता है तो चाइना हमेशा जो है वो यही बोलता है, यही कह के इंडिया की बात टाल देता है कि ये प्राइमरली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे इंपाउंडिंग नहीं की जाएगी वाटर की, पानी रोक के नहीं रखा जाएगा जिसकी वजह से वाटर फ्लो इफेक्ट हो। जो पानी रोका जाएगा वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद वापस बहा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कोई पानी नहीं रोक रहे हैं आपका, चाइना यही है कि इंडिया की बात टाल देता है। तो अगर इंडिया को अपनी बात रखनी है चाइना के सामने, तो चाइना के सामने उनको, इंडिया को या इंडियन डिप्लोमेट्स को ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर वो हमारे इंटरेस्ट के लिए माइंडफुल नहीं है, दे आर नॉट माइंडफुल ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड कंसर्न, इट विल हैव अ सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट ऑन बायलैटरल रिलेशन। अगर वो हमारे जो कंसर्न्स हैं इसको लेके चिंता नहीं दिखाते हैं या फिर इसको लेके वो ज्यादा माइंडफुल नहीं है, तो ये इंडिया और चाइना के ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। मतलब इंडिया जो है अपने बायलैटरल रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं रख सकता अगर इस चीज को चाइना ध्यान में नहीं रखता है। वाटर जो रिवर के ऊपर जो बात हो रही है, जो डैम जो बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, तो चलिए इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, चाइनाज डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि प्रपोज्ड डैम है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल 7 पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए।